मिस्टर तनेजा, सबसे पहले आपसे यहाँ पर जान लेते हैं, और जिस तरह के मूव्स हमने यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आते हुए देखे, जहाँ उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाकी कंट्रीज संभाल लें, लेकिन अगर कोई नेगोशिएशन यहाँ पर ईरान के साथ नहीं होता है तो अगले 2-3 हफ्ते यहाँ पर एक सिवियर एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन दैट्स अबाउट इट। 2-3 हफ्ते से ज़्यादा यूएस प्रेसिडेंट इस वॉर को और एटलीस्ट यूएस की इसमें कोलैबोरेशन को बनता हुआ नहीं देखते या बढ़ता हुआ नहीं देखते। कैसे रीड करते हैं आप उनकी स्टेटमेंट्स? देखिए, जहां तक तेल बाजार की बात है और दुनिया की तमाम बात है, उनको तो इस बात से लेना देना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां से 20% तेल जाता है, 20% गैस जाती है, 30% फर्टिलाइजर जाती है, और चीजें भी, हीलियम वगैरह भी हैं। तो बाजार की और दुनिया की चिंता इस बात की है, और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा स्टेट और हॉर्मुज से उनको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, पर अब वो कहते हैं भाई जिन जो तेल वहां से आयात करते हैं वो लोग उसको खोलें, उनकी जिम्मेदारी, हमें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ जो उन्होंने बयान दे दिया, इतनी बड़ी बाजार को उम्मीद थी कि भाई एक एड्रेस टू द नेशन है तो शायद इसमें कुछ निकल के आएगा, वहां तो कुछ निकल के नहीं आया है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि हकीकत अभी है कि अमेरिका वहां बुरी तरह फंसा हुआ है, और वो इस तरह फंस गया, अब उनको जो है वो ना तो वो हासिल कर पा रहे हैं जो वो करने के लिए आए थे कि वहां सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ये बमबारी करेंगे, जमीन पर लोग उतर आएंगे, वहां सत्ता परिवर्तन, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और दूसरी तरफ जो ईरान जो है, अब जो उसका रवैया है उसका ये है कि उन पे जो हमला करा गया उन्होंने उसको पूरे गल्फ के ऊपर हमला बना दिया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे हमला बना दिया। और उन्होंने, ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो अगर आप हमारे पे और हमला करते हैं, खासतौर से हमारे जो ऊर्जा के ठिकाने हैं, बिजली घर हैं, पानी के ठिकाने हैं, तेल के ठिकाने हैं, तो वहां अमेरिका और साथ साथ जितने भी तेल के ठिकाने हैं, गैस के ठिकाने हैं, फौजी ठिकाने हैं, उन पर वो जवाबी हमला करेंगे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि अभी मुझे 2-3 हफ्ते और ज्यादा वो करेंगे। पहली बात तो जो वो बयान देते हैं वो वॉक द टॉक तो करते नहीं है, बयान कुछ होता है, कार्रवाई कुछ होती है। फिर वो 10 दिन का टाइम मांग लेते हैं, फिर जो है वो फौजी तैयारी में लग जाते हैं, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजते हैं। मुझे लगता है कि इसको लेके तेल का बाजार में बहुत चिंता है। तेल के बाजार को लगता नहीं कि जो असली बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही थी, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जबरदस्ती फौजी ताकत का यूज करके खोल देंगे, वो तो वो खोल नहीं पाए। अब प्रश्न ये होता है कि अगर युद्ध चलता रहता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खुलेगी? वो तो खुल नहीं पाएगी। चाइना तो आएगा नहीं इसको खोलने के लिए, और कोई देश तो आगे आएगा नहीं। तो ऐसे हालात के अंदर तेल के बाजार में परेशानी, और खासतौर से सऊदी अरब का नया डेटा आप उठा करके देखें तो उनका जो एक्सपोर्ट है तेल का, वो तो मात्र 36 लाख बैरल रह गया है। और अगर ये ऐसे ही चलता है तो वो और कम हो सकता है। अगर हूथीज एक्टिव हो जाते हैं तो रेड सी से जो चैनल है वो भी थोड़ी परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है आज हम देख, कल क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन आज हम धरातल को देख रहे हैं तो तेल बाजार के लिए तो चिंता, और गैस बाजार के लिए भी चिंता। गैस बाजार के लिए ज्यादा, क्योंकि तेल तो आप इधर उधर से ले आते हैं, लेकिन गैस जो है उसके जाने के 2 ही माध्यम होते हैं, या तो अपना पाइपलाइन बना रखी हो पहले से, या फिर एलएनजी के माध्यम से लेके जाए। और एलएनजी 20% जो दुनिया में जाती थी वो फिलहाल ठप है। वेल एब्सोल्युटली, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से जो यूएस मूव अवे करता हुआ नजर आया है उसका एक इम्पैक्ट इमीडिएटली हमने यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देखा है। तो अगर अगले 2-3 हफ्ते भी ये चलता है और अगर यूएस जैसे कह रहे हैं कि पावर फैसिलिटीज, एनर्जी फैसिलिटीज पे अटैक करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे वहां से, अगर इस स्टेटमेंट को भी लेकर हम चलें तो क्या लगता है आपको क्रूड कहाँ जाएगा? बिकॉज 4 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्ते की बात और की गई है, अप्रैल एंड तक हम शायद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आपको लगता है प्राइसेस मच हायर होंगे अगर यही चला बाय द एंड ऑफ अप्रैल? देखिए मनीषा, अगर ये ईरान के जो ऊर्जा के ठिकानों पे हमला करते हैं, मतलब वहाँ के जो बिजली घर है, जो ग्रिड्स हैं, और वहाँ पे जो तेल के ठिकाने हैं उनके ऊपर करते हैं, और जो खासतौर से पानी के जो वहाँ ठिकाने हैं उन पर भी जो उन्होंने कहा है कि उस पर हमला करेंगे, अगर वो करते हैं तो ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जबरदस्त होगी। उसका मतलब यह है कि वहाँ जितने भी आसपास तेल के ठिकाने हैं, गैस के ठिकाने हैं, जितने तमाम जगह अमेरिका का निवेश है वहाँ पे, और साथ में जो फौजी ठिकाने हैं उन पर वो जबरदस्त हमला करेंगे, और उससे आगे भी वो जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तेल का जो बाजार होता है उसको इस तरह की अस्थिरता बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर वो ऐसा करते हैं, ईरान पे इस तरह के हमले करते हैं जिसकी उन्होंने कल जिक्र किया, तो फिर तेल की कीमत $150 होना तो तय है। इससे आगे शायद मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मार्केट में डिमांड डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है तेल का। जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है कई कारण, क्योंकि तेल पहुंच नहीं पा रहा, लोग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, जो ट्रेवलर्स हैं वो काफी, उनका आवागमन कम हो गया। कई एयरलाइन तो बिल्कुल ठप हो गई, जैसे कतार एयरवेज वगैरह है, अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस वगैरह, उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी कमी आई है। भारत में भी नक्शा शक्ल कुछ ऐसी थोड़ी बहुत नजर आने लगी है। तो इसका डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है,
और दूसरी तरफ हम ये देखने में भी आ रहे हैं कि भाई कुल मिलाकर के मार्केट तो इसको एडजस्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो $150 तो हो जाएगा अगर ताबड़तोड़ हमला जो है अमेरिका ईरान पे जारी रखता है और उनको और इंटेंसिफाई करता है। तो $150 तो मुझे लगता है कि उसको तो रूल आउट आज की तारीख में करना मुश्किल है। अगर ऐसा होता है जो उन्होंने कहा है कल, तो फिर $150 की दिशा में तेल जाएगा। बाय अप्रैल एंड आप कहेंगे? डिपेंड करेगा कि वो किन ठिकानों पे हमला करते हैं। अगर देखिए ईरान के लिए, ईरान में जो 90,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, 9 करोड़ की आबादी है और उसके लिए 90,000 मेगावाट कम नहीं है। तो इसलिए जो है अगर उनके ग्रिड पे हमला करते हैं और उनके जो पावर जनरेशन इंस्टॉलेशन पे करते हैं, जो उन्होंने कहा है जो सबसे बड़ा बिजली घर है उस पर पहले करेंगे, और साथ में जहां से उनका एक्सपोर्ट हब है, एक्सपोर्ट हब जो खड़ग आइलैंड है, अगर उस पर भी वो और हमला करते हैं, अभी तक उन्होंने जो वहाँ तेल का एक्सपोर्ट हब उस पर हमला नहीं किया, खड़ग आइलैंड पे किया है लेकिन उस पर नहीं किया, अगर उस पर भी कर देते हैं तो फिर तो जो है ये जिस दिन करेंगे उसके जो है आप देखेंगे 4-5 दिनों के अंदर ऐसे हमले करते हैं तो फिर तेल 150 हो जाएगा। वो अप्रैल एंड से पहले करते हैं, कब करते हैं, बात सीधा ये है कि जो ईरान का एक्सपोर्ट हब उस पे हमला जो 90% खड़ग आइलैंड पे है, और जो बिजली का वितरण उस पे हमला, जो वहाँ के बिजली का 90,000 मेगावाट बिजली का निर्माण वो करते हैं उन पे हमला। अगर ये एक साथ हो जाता है तो उसका असर तुरंत जो है वो तेल की कीमत पर दिखेगा और वो $150 छू जाएगी। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफी सारे इस तरह के फैक्टर्स और फंडामेंटल्स बन के आ रहे हैं, और स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बाद जहां पर एक इमीडिएट तेजी हमने कच्चे तेल के प्राइसेस में आते हुए देखी है। आरवी इंटरनेशनल के सीईओ श्याम नरसारिया हमारे साथ हैं। श्याम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड लाइंस इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमने वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक्सटेंड होता हुआ देखा है। सबसे पहले तो आपकी उसके ऊपर क्या राय है? म्यांमार के लिए इसके क्या मायने हैं? नमस्कार मनीषा, थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो इंडिया ने 1 साल के लिए खोला है 31 मार्च 2027, ये बहुत अच्छा मूव है इंडियन गवर्नमेंट का ये फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और एक है कि पिछले 3 दिन पहले ही एक और एमओयू साइन हुआ है 2.5 लाख टन उड़द का और लगभग 2.5 लाख टन तुअर का। ये भी बहुत बढ़िया मूव है, ये 5 साल का एमओयू है, तो इससे भी प्राइस स्टेबिलिटी आएगा। म्यांमार के फार्मर्स को एक एश्योरिटी आएगा कि इंडिया लगातार लेगा। और ये 1 साल की जो पॉलिसी है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ये मेरे समझ में 15 दिन पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है उसको देखते हुए अगर आप लास्ट डे 31 मार्च को निकाल रहे हैं ये नोटिफिकेशन, तो अप्रैल के पहले भाग में जो शिपमेंट होना था वो काफी इफेक्ट हुआ है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी, और म्यांमार में 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक वाटर फेस्टिवल की छुट्टियां हैं, तो उसके पहले जो शिपमेंट होना था वो काफी प्रभावित हुआ है। मेरे समझ में पहले 10 दिन में म्यांमार से कम उड़द और तुअर की 50,000 टन की शिपमेंट हो जाती, जो कि 20-25 हजार टन से ज्यादा नहीं रहेगा। तो मेरे अनुसार अच्छा मूव है इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन 15 दिन पहले आना चाहिए। हम जो ये डेटा देख रहे हैं यहाँ पर म्यांमार से दालों के इंपोर्ट का इंडिया में जो आता है, यहाँ पर उड़द के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, तुअर थोड़ा सा डगमगाया है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर गया है और जो ये पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने इंडिया में आते हुए देखे हैं? देखिए, पहला क्वार्टर में इंपोर्ट काफी प्रभावित हुआ है इंडिया में। उसका मुख्य कारण है, एक तो पॉलिसी लेट से आई, वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, अभी 1 मार्च से जो ये ईरान वॉर के कारण जो प्रभावित हुआ, उससे काफी प्रभाव पड़ा है। आप देख सकते हैं कि रूपी इतना वॉलेटाइल रहा है। अभी इसी पर चर्चा हो रही थी। रूपी लगभग 5% बढ़ गया है वॉर के बाद, और काफी वॉलेटिलिटी है, हर दिन 1 से 2% ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अभी आप अपने एनर्जी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, नरेंद्र जी से, उन्होंने भी यही बताया कि इसके कारण बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और कंटेनर्स के फ्रेट बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीना में कंटेनर्स के फ्रेट लगभग डबल हो गए हैं, भाड़े डबल हो गए हैं, वेसल चार्टरिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो इससे शिपमेंट कम हुआ है, जबकि ये 3 महीने में मेरे अनुमान से शिपमेंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन कम हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है,
व्यापारियों के लिए इंडिया में अभी फूड की शॉर्टेज आ सकती है। अभी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने बहुत क्रूशियल हैं। आने वाले 3 महीने के सप्लाई के लिए पहले क्वार्टर में एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए था, जो कि मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 30 से 40% पिछले वर्ष इसी समय से कम हुए हैं। तो ये सप्लाई को डिसरप्ट करेगा। प्राइसेस आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मूव एज ऑफ नाउ हमने दालों के भावों में आता हुआ नहीं देखा, लेकिन आपको लगता है वो भी ट्रिकल डाउन होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण दाल के भावों ये एल नीनो फैक्टर जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा और बाकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी, भाड़े बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन जो फ्यूल प्राइस ऑलमोस्ट बढ़ गए, यहाँ तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो यहाँ भी जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्रभावित होगा। इंटरनेशनल जो वेसल के चार्टरिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं, प्लस और फ्रेट बढ़ गए हैं, जो रूपी वॉलेटिलिटी है, इन सब के कारण प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। एल नीनो बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा कि एल नीनो का हमने फोरकास्ट देखा कि जून, जुलाई, अगस्त में 62% चांसेस है कि एल नीनो प्रभाव करेगा और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 80% है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने अभी एक मटर का भी नोटिफिकेशन निकाला, ड्यूटी फ्री ने ओजीएल जो 30% ड्यूटी के साथ होगा, तो अच्छा मूव है। लेकिन मेरे अनुसार भाव में प्रभाव पड़ेगा। आने वाले 3 महीने में इसका असर हम देख सकते हैं। खासकर मैं म्यांमार के आइटम के लिए बोलूंगा, उड़द और तूर, इसमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीका जो तूर जो भारत अफ्रीका पर भी निर्भर करता है, वहां से भी सप्लाई में बहुत कमी आएगी इन सब कारणों के कारण। तो मेरे अनुसार अगले 3 महीने में उड़द और तूर में हम अच्छी तेजी देख सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये नोटिफिकेशन आया तो भारत सरकार ने भारतीय राजदूतावास के थ्रू एक मैसेज भी दिया है यहाँ के एसोसिएशन को, यहाँ के दाल के व्यापारियों को, कि इस समय का दुरुपयोग ना करें, दाल के दाम में तेजी ना लाएं, होर्डिंग ना करें, स्पेकुलेशन ना करें, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ के व्यापारी, यहाँ की जो एसोसिएशन है उस पर बड़ी कड़ी नजर भी रखे हुए हैं और अभी तक तो दाम नहीं बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। ऑल राइट, एक फाइनल क्विक क्वेश्चन श्याम, अगर आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे भी तो कितना बढ़ सकते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये व्यापार के लिए भी अच्छा नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मेजर लेगी। मेरे अनुसार आज जो तूर आज यहाँ पर है लगभग 78-79 के बीच है, ये 5 से 10% तूर बढ़ सकते हैं। उड़द में भी पिछले 3 महीने में एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है, क्योंकि इंडिया में अभी साउथ इंडिया में आंध्रा का क्रॉप आ रहा है, उसके कारण उतनी प्राइस नहीं बढ़ रही है। लेकिन आने वाले 3 महीने में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और जैसा डिमांड हम देख रहे हैं, डेफिनेटली उड़द में भी यहाँ से 10% की बढ़ोतरी देख सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा तो फिर परेशानी होगी। कई तरह के गवर्नमेंट टूल्स और मेजर्स लाएगी, उसको कम करेगी। फेयर पॉइंट। श्याम नरसारी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही सटीक सिंपल वर्ड्स में उस सारे के सारे सिनेरियो को यहाँ पर समझाने के लिए।